अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 13 की डिस्कशन करेंगे जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड एट NTP इज। हमने नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे बताना है कि जो हाइड्रोजन है वो कुछ कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है। जब उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड से पास किया जाता है तो हमने बताना है कि वॉल्यूम जो है वो कितना होगा हाइड्रोजन का। तो ज़रा देखिएगा कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके इक्वल है। इट इज़ इक्वल टू द 96,485 कूलम। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफ़र ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो, 1 फैराडे के इक्वल हो। ठीक है, तो ये ज़रा देखिएगा, अब जब हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हाफ मोल हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, अब हमने पहले डिस्कस किया है कि 1 फैराडे जो है ये कॉरिस्पॉन्ड है किसके, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसका मतलब है अगर 1 फैराडे हम पास करें इलेक्ट्रिसिटी तो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगी वो हाफ मोल होगा। ठीक, अब हमें मालूम है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल जो होता है किसी भी गैस का उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास मोल क्या है, हाफ हैं, तो इसलिए हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 11.2 लीटर्स या फिर 11,200 ml। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन। जी क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 1 फैराडे ऑफ करंट वाज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्लेस्ड इन सीरीज containing a solution of silver, nickel and chromium respectively. The ratio of amounts of silver, nickel and chromium deposited will be। अब हमारे पास 3 सोल्यूशन है, एक सिल्वर आयन का सोल्यूशन है, दूसरा निकल आयंस का सोल्यूशन है और तीसरा क्रोमियम आयंस का सोल्यूशन है। क्वेश्चन ये है कि जब 1 फैराडे करंट पास किया जाए तो सिल्वर, निकल और क्रोमियम की कितनी कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, याद रखें कि 1 फैराडे करंट हो तो इट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफ़र ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम सिल्वर की बात करते हैं। तो सिल्वर आयंस पे +1 चार्ज होता है। ठीक है, तो जब ये क्या होगा, रिड्यूस होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, मेटालिक सिल्वर में। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिल्वर आयंस पे +1 चार्ज है। ठीक, तो इसका मतलब है 1 फैराडे कितना डिपॉजिट करेगा सिल्वर को, 1 मोल सिल्वर को। 1 मोल का मैस कितना होता है, 108 ग्राम। ठीक हो गया, यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन में चार्ज को हमने देखना है। उसके बाद अगली बात करें तो निकल है। अब निकल आयंस पे +2 चार्ज है। ठीक है, +2 चार्ज है तो ये जब रिड्यूस होगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 फैराडे जो है 2 फैराडे करंट वो डिपॉजिट करेगा निकल 1 मोल। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कितना था क्वेश्चन में, हमारे पास है 1 फैराडे ऑफ करंट। तो 1 फैराडे जो है ये हाफ मोल निकल को डिपॉजिट करेगा और हाफ मोल निकल का मैस कितना होगा, 29.5 ग्राम। अब ज़रा क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में आपको एटॉमिक वेट भी गिवन है। ठीक है, निकल का 59 होता है तो इसका हाफ कर लें तो कितना हो जाएगा, 29.5। इसी तरह थर्ड हमारे पास क्रोमियम है, तो क्रोमियम पे +3 चार्ज होगा। अब यहाँ पे 1 फैराडे जो है वो कितना क्रोमियम को डिपॉजिट करेगा, वो 1/3 यानी 0.33 मोल्स। और 0.33 मोल के आप क्या करें, मैथ निकालें तो कितना आंसर आ रहा है, 17.4। 17.4, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने रेशियो बतानी थी, सबसे पहले सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ, 108 ग्राम। उसके बाद निकल कितना हुआ, 29.5 ग्राम और क्रोमियम कितना हुआ, 17.4 ग्राम। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा आयन पे, ठीक है,
तो अमाउंट ऑफ डेपोजिशन क्या होगी, उसी तरह डिक्रीज होती जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फेराडेज आर रिलीज्ड व्हेन 12.7 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल इज चेंज इनटू कॉपर आयंस। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर 12.7 ग्राम कॉपर मेटल के, ठीक है, किस में कन्वर्ट होते हैं, कॉपर आइंस में कन्वर्ट होते हैं, तो कितने फेराडे करंट जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, जब कॉपर जो है कॉपर आइंस में ऑक्सीडाइज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इसका मतलब है अगर हमारे पास 1 मोल कॉपर हो तो इट विल रिलीज 2 फेराडे। ठीक है, अब 1 मोल कॉपर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 63.5 ग्राम के। तो इसका मतलब है 63.5 ग्राम अगर कॉपर हो तो कितना फेराडे करंट जो है प्रोड्यूस होगा, वो 2 फेराडे होगा। ठीक है, और अगर 1 ग्राम हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, 63.5 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 2/63.5। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमने मालूम करना है कि 12.7 ग्राम ऑफ कॉपर हो तो फिर कितना रिलीज होगा। तो फिर हम सिंपली क्या करेंगे, 12.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 12.7 ग्राम कॉपर आइंस जब कॉपर मेटल जब कॉपर आइंस में कन्वर्ट होते हैं तो 0.4 फेराडे करंट जो है वो रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर सल्फेट। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सिल्वर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, तो हमने प्रिडिक्ट करना है कि प्रोडक्ट क्या होंगे। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि सिल्वर सल्फेट जो है, तो सिल्वर जो है सिल्वर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है हमारे पास सिल्वर आयंस होंगे, सल्फेट आयंस होंगे। ठीक है, और हमारे पास वाटर है। अब ज़रा देखिएगा कि कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन। तो कौन से आयंस आते हैं, पॉजिटिव आयंस। तो सिल्वर आयंस जो हैं वो कैथोड पे आके रिड्यूस होंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, सिल्वर मेटल। तो एक तो प्रोडक्ट हमारा सिल्वर मेटल है। ठीक है, दूसरा हमारे पास सल्फेट आयंस हैं और वाटर है। तो एनोड पे एक्चुअली क्या होगा, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, किसमें, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी एट एनोड। ठीक, अब यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख रहे हैं कि वाटर जो है, वाटर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन में, साथ में H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर सल्फेट, एक्वस सिल्वर सल्फेट, तो हमारे पास सिल्वर मेटल एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक से ज़्यादा पॉजिटिव आयंस थे, सिल्वर आयंस भी थे और H पॉजिटिव आयंस भी थे। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव आयंस की बात करें तो सल्फेट आयंस, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये डिपेंड करता है कि रिलेटिव टेंडेंसी किसकी है, टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड टू बी रिड्यूस्ड। वही ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, और वही रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, सिल्वर मेटल एंड ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच टू ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद HCl। ठीक है, HCl के साथ जो है कौन सी दो मेटल जो हैं वो रिएक्ट नहीं करती, तो इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों जो हैं ये नोबल मेटल्स हैं। ठीक है, विच मीन्स दे आर रेजिस्टेंट टू कोरेन एंड डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, जो नोबल मेटल्स हैं वो एसिड के साथ, HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर्स इन 2 आवर्स। ठीक है, हमने बताना है कि कॉपर की कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होगी अगर जो करंट है वो कितना हो, 3 एम्पेयर हो, और टाइम कितना हो, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ज़रा देखिएगा कि जो मैस डिपॉजिट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ट। जितना ज़्यादा करंट जो है वो पास होगा उतना ज़्यादा जो है मैस डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि हमारे पास करंट कितना था, 3 एम्पेयर्स, टाइम हमारे पास कितना है, 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स को अपने सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, तो कितना आएगा, 7200 सेकंड्स। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास चार्ज कितना आता है, चार्ज, तो चार्ज आपने करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21600 कूलम। ठीक, यानी कि हमारे पास इतना चार्ज है जो कि क्या होगा, जो कि हम पास करेंगे
और इसकी बेस पे हम देखेंगे कि कितना मैस जो है वो डिपॉजिट होता है। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है मैस ऑफ मेटल डिपॉजिट, वो क्या है? W इज इक्वल टू Z इंटू आई। अब Z जो है, Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट हम फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का कितना होता है? 63.5। वैलेंसी फैक्टर कॉपर पे चार्ज कितना होता है? कॉपर पे 2+ चार्ज होता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, ये हम अगर कंबाइन कर लें इस सारे फार्मूला को, तो हमारे पास मैस ऑफ कॉपर डिपॉजिट किसके इक्वल आएगा? इक्वल आएगा मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इनटू फैराडे। अब हमने ये सारी वैल्यूज जब पुट की तो हमारे पास आंसर कितना है? 7.1। तो इसका मतलब है अगर हम 3 एम्पेयर करंट फॉर 2 आवर्स क्या करें? पास करें, तो हमारे पास जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो कितना होगा? 7 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। अब इसमें आपने 2-3 फार्मूला याद रखने। एक तो याद रखना है कि मैस ऑफ मेटल डिपॉजिट ये किसके इक्वल होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का फार्मूला क्या है, और साथ ही साथ इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या है। तो इन सभी फार्मूलाज को आप कंबाइन कर लेंगे, तो सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग लेड, आयरन, क्रोमियम एंड कॉपर द लीस्ट इजिली ऑक्सीडाइज मेटल इज। यानी इन चारों मेटल्स में से हमने बताना है कि कौन सी सबसे लीस्ट ऑक्सीडाइज हो सकती है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा कि जो मेटल्स हैं, तो रिएक्टिविटी बेस पे इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक वो मेटल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है, और इनका कोल्ड वाटर के साथ वायलेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो कि मॉडरेट रिएक्टिव हैं, इनका जो है इनका कोल्ड वाटर के साथ जो है रिएक्शन नहीं होता, बल्कि इनका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होता है और डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, और कुछ ऐसी हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव हैं। ठीक है, इनका वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, और ना ही डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो ज़रा बात देखें तो यहाँ पे सीजियम, फ्रेंसियम, रुबीडियम और पोटाशियम, ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि वायलेंट रिएक्शन करती हैं विद कोल्ड वाटर। उसके बाद सोडियम, लिथियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, इनका मॉडरेट रिएक्शन होता है विद कोल्ड वाटर और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है विद हॉट वाटर और स्टीम। नीचे बात करें तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का स्लो रिएक्शन होगा विद कोल्ड वाटर, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा विद हॉट वाटर एंड स्टीम। और एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम है, इसके बाद मैंगनीज, जिंक, आयरन, तो इनका मॉडरेट रिएक्शन होता है विद हॉट वाटर। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड के साथ भी ये रिएक्ट करते हैं। इसी तरह निकल है, टिन है, लेड है, तो इनका डाइल्यूट एसिड के साथ स्लो रिएक्शन होता है। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं इनको देखें तो इसमें क्या है? इसमें एंटीमनी, बिस्मिथ, कॉपर, टंगस्टन, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम, तो दे डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम और डाइल्यूट एसिड्स। अब जरा देखें तो गिवन ऑप्शन में, ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज की बेस पे सबसे ऊपर जो है वो क्रोमियम ऊपर है, ठीक है, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड और कॉपर जो है वो नीचे है। तो इसका मतलब है लीस्ट इजली ऑक्सीडाइज जो है वो कौन सी होगी? वो कॉपर होगी। ठीक है, कॉपर जो एक नोबल मेटल है, ठीक है, इट हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड कोरेजन। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, तो इस वजह से ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है गोल्ड इज द लीस्ट एक्टिव मेटल। ठीक है, तो ये तो ट्रू है। उसके बाद आयरन विल रिप्लेस मैंगनीज इन अ कंपाउंड। ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रीज़न क्या है कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें तो डाउन द ग्रुप जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो उसका मतलब है ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आ रहा है।
अब याद रखिएगा यहाँ पे पॉइंट के हर ऊपर वाली मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो नीचे वाली मेटल को सॉल्यूशन में रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आयरन जो है ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मैंगनीज। ठीक है, तो आयरन जो है मैंगनीज को रिप्लेस नहीं कर सकता, बल्कि मैंगनीज जो है वो आयरन को रिप्लेस कर सकता है इन सम कंपाउंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है ये होता है पर ओहम पर सेंटीमीटर। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसको अगर हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, और आमतौर पे इससे पर ओहम पर सेंटीमीटर में लिया जाता है, या फिर इसका दूसरा यूनिट है सीमेंस पर सेंटीमीटर, तो ये भी इसका यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हमने बताना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, डज नॉट वेरी विद डाइल्यूशन, या नन ऑफ दिस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो हैं, इस बेस पे अगर हम सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को फाइंड करें तो ये क्या कहलाएगी? ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगी। ठीक है, और इसको लैम्डा से शो किया जाता है। अब जरा देखिएगा कि सॉल्यूशन जैसे जैसे डाइल्यूट होगा, ठीक है, आयंस जो हैं वो एक दूसरे से दूर मूव करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, डाइल्यूशन से रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फिर क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस की तो उसका जो है वो इसके ऑपोजिट है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है विद डाइल्यूशन। रीजन क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेसिकली इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो होता क्या है? नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम रिड्यूस हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम रिड्यूस होंगे तो उससे कंडक्टेंस भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे दो पॉइंट आपने जस्ट याद रखने हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है विद डाइल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विद राइज इन टेम्परेचर द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जनरली। टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस क्या होगी? तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, ज़रा देखिएगा कि कंडक्टिविटी जो है आमतौर पे सॉल्यूशन की वो इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर। रीज़न क्या है? कि टेम्परेचर के बढ़ाने से आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है कि कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट सेल कांस्टेंट करेक्टली। ठीक है, अब सेल कांस्टेंट जो है इसके रिलेशन में हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब सबसे पहले देखिएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस टू ऑब्जर्व कंडक्टेंस। तो ये तो ट्रू है, पहले वाला ट्रू है। इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो ये भी ट्रू है। थर्ड क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी जो है ये ट्रू है। और लास्ट क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड ऑब्जर्व रेजिस्टेंस, तो ये ऑपोजिट कर दिया है, तो ये लास्ट वाला जो है ये रॉन्ग है। तो हमने क्योंकि इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? डी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि सेल कंडक्ट कांस्टेंट जो है बेसिकली क्या है? इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंडक्टिविटी सेल, और इसको यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम द मेजर्ड कंडक्टिविटी।
क्वेश्चन नंबर 13 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिकम्पोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास ऑप्शन है ग्लूकोज, यूरिया, सिल्वर नाइट्रेट एंड इथाइल अल्कोहल। तो इनमें से कौन सा डीकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, कि जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें। तो आपको याद होना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं कि जब उनके एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है, इट विल डीकम्पोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि कैथोड पे नेगेटिव, जिसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं जिसे, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर आयंस आएंगे और क्या होगा, रिड्यूस हो गए, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होंगे, जबकि एनोड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि हमारे पास ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इथाइल अल्कोहल सम एक्सटेंट आयोनाइज होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, एन आयन इज रिड्यूस टू द एलिमेंट व्हेन इट एब्जॉर्ब्स 6 रेज 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द आयन इज। अब यहाँ जरा देखें कि आयन जो है वो रिड्यूस हो रहा है एलिमेंट में, और कितने इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्व कर रहा है, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बताने हैं आयन के। अब यहाँ जरा देखिएगा, वन इक्विवेलेंट ऑफ एटम, ठीक है, वन इक्विवेलेंट कितने इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्व करता है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.02 10 रेज पावर 23, ठीक है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हों तो हमारे पास जो है, हमारे पास अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट कितनी होती है, 1 मोल, 1 मोल, ठीक है। तो हमारे पास कितने थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में थे 6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 20। तो अब आपने क्या करना है, एवोगैड्रोस नंबर से इसको डिवाइड कर देना है, तो आंसर क्या आएगा, 0.001। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी। जी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फॉर अ सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन्स द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी 0.295 वोल्ट at 25 degree Celsius. The equilibrium constant of the reaction at 25 degree will be। अब इस क्वेश्चन में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जबकि हमें ईएमएफ जो है, स्टैंडर्ड ईएमएफ वो बताई हुई है। स्टैंडर्ड ईएमएफ कितनी है, 0.295 वोल्ट्स, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, जो ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। EMF of the cell is equal to 2.303 RT over NF into log K। log K जो है, K यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब ज़रा देखिएगा कि हमारे पास सेल EMF जो है ये गिवन है, कितनी है, 0.295, ठीक है। R जो है ये क्या है, ये जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 8.314, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो हमें गिवन है, टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 298 केल्विन, ठीक है। इसी तरह ज़रा देखिए, तो हमारे पास जो n की वैल्यू है, n होगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब जबकि f जो है ये क्या है, फेरेडे है, और 1 फेरेडे की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 95485, ठीक है। तो ये जब वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.0591, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, तमाम कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास लॉग के किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल। तो के किसके इक्वल होगा, ये 10 रेज पावर 10 के इक्वल होगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें सेल ईएमएफ दी हुई थी और हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी थी, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें जो है ये रिलेशन मालूम होना चाहिए कि ईएमएफ, सेल ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज गिवन बाय। ये हमने पहले भी इसके रेलेवेंट एक क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट जो है ऑफ अ मेटल, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा देखिएगा, हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है कि मैस ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और डिजॉल्व एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कितना मैस जो है, कितना अमाउंट ऑफ मेटल जो है वो डिपॉजिट होती है या डिज़ोल्व होती है इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ठीक है।
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी सिंपली हम क्या कहेंगे कि जो मास है ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा देखिएगा कि हमारे पास एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यू के, और क्यू किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आई इंटू टी। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे जेड लगाएंगे। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, और ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इक्वल होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेरेडे के। ठीक है, अब जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो m किसके इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेरेडे मल्टीप्लाई आई इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट का हम रिलेशन निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू द 96500 मल्टीप्लाई m डिवाइडेड बाय आई इंटू टी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनता है, बी ऑप्शन। अब जरा देखिएगा कि आई की जगह पर यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो आई बेसिकली क्या है, करंट है, तो करंट को यहाँ पे सी से डिनोट किया हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl इज 1.410 रेज पावर 3 ओहम। ये हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ठीक है, एट 298 केल्विन। तो हमने इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के दरमियान रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू वी। ठीक है, यहाँ पे ये जो लैम्डा है ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास के जो है ये क्या है, इट इज़ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, और वी क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम कॉन्टेनिंग वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी वो वॉल्यूम कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का वन इक्विवेलेंट जो हो, ठीक है, उसके इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इसके जगह एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अगर हमें कंसंट्रेशन गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो हम ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा वॉल्यूम यहाँ पे होगा वॉल्यूम कॉन्टेनिंग वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ वॉल्यूम, लेकिन जब हम इसको कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000/c करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन हम लेते हैं पर डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से। तो ये दो फार्मूला आपने याद कर लेने, ऊपर वाला तब यूज़ होगा जब वॉल्यूम गिवन है, और नीचे वाला तब यूज़ होगा जब हमें कंसंट्रेशन गिवन है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, ठीक है, हमारे पास जो है, हमारे पास कितने मोलर सोल्यूशन है, 0.01 मोलर। ठीक है, 0.01 मोलर सोल्यूशन है, तो इसका हम क्या करते हैं, वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ज़रा कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01। ठीक है, 0.01, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ये हमारे पास आ जाएगा 1,00,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1,00,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं अगेन रिपीट कर दूं, इस फॉर्मूला में हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल रिलेशन है, हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास आ रहा है वो है डी ऑप्शन, 140 जो है। ठीक है, 140 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इज 3 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज 6 सेंटीमीटर, द सेल कांस्टेंट इज। अब हमें क्या बताया है, हमें डिस्टेंस भी बता दिया है दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, और एरिया भी बता दिया है ईच इलेक्ट्रोड का। तो हमने सेल कांस्टेंट फाइंड करना है। सेल कांस्टेंट का रिलेशन बहुत ही आसान है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स टू द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड।
ठीक है, यानी हमने जस्ट क्या करना है, हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम L से डिनोट कर रहे हैं और एरिया को A से डिनोट कर रहे हैं। तो सिंपली आप क्या करें, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू। अब जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, ये होती है ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था, प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या है, फ्री मूवमेंट। तो फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि जब आयंस जो हैं वो मूव करेंगे इन द सॉल्यूशन, ठीक है, दिस अलाउज द आयंस टू कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, द हिट्रोफ रूल स्टेट्स दैट। अब ये रूल क्या कहता है, ठीक है, इसको सिंपली याद रख लें आप, द लॉस ऑफ कंसंट्रेशन अराउंड एनी इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयंस मूविंग थ्रू इट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोड के अराउंड जो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ द आयन मूविंग थ्रू इट। ठीक है, जितनी स्पीड के साथ आयन मूव करेगा उतना तेजी से क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन लॉस होगी यानी डिक्रीज होगी। अब ये जो रूल है, ठीक है, ये हमें कंसंट्रेशन पोलराइजेशन के बारे में बताता है। ठीक है, कि जब जो है आयंस की कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होती है, ठीक है, नियर द इलेक्ट्रोड, किस वजह से, ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आयंस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहाँ पे हिट्रोफ जो रूल है, अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लाएं तो क्या होगा, डेल्टा सी किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के एंड टाइम। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है हिट्रोफ रूल क्या कहता है। ठीक है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसंट्रेशन पोलराइजेशन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस नियर द इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस ड्यू टू द माइग्रेशन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय द केटाइन एंड एनाइन इंटरमेस। ठीक है, फ्रैक्शन हमने बतानी है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड, यानी केटाइन और एनाइन की वजह से टोटल करंट जो कैरी होता है उसकी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट कैरिड बाय केटाइन और एनाइन इन एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको मैथमेटिकली हम किस तरह लिखेंगे, करंट कैरिड बाय द आयन डिवाइडेड बाय टोटल करंट। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर फॉर एग्जांपल टोटल करंट हमारे पास 1 एम्पेयर है, ठीक है, तो उससे केटाइन की वजह से कितना आया, वो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर बन कहलाएगा, और एनाइन की वजह से करंट कैरी कितना हुआ, वो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, इन अ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट ए बी ऑफ सर्टन कंसंट्रेशन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन इज 0.4। अब केटाइन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है ये 0.4 है, तो हमने एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर बताना है, तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्या होता है कि केटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर प्लस एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर केटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.4 है तो एनाइन का कितना होगा, वो होगा 0.6। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें 40% करंट जो है वो केटाइन की वजह से होगा और 60% करंट जो है वो एनाइन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 फैराडे इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 96,500 कूलम्स। ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, 96485 कूलम। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखा जाता है, 96500 ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्टेटमेंट ऑफ क्लॉश लॉ। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट हमने बतानी है। अब इसकी स्टेटमेंट है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ऑफ द कंपोनेंट आयंस। ठीक है, यानी कि इनफिनिट डाइल्यूशन पर जो इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द कंपोनेंट आयंस, यानी आयंस की जो इंडिविजुअल होगी कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसका सम लिया जाए तो क्या होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल होगी एट इनफिनिट डाइल्यूशन।
तो इसको सिंपली हम अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनाइन, ठीक है। तो एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये इक्वल आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस द एंड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट करते हैं तो जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ अ मिनिमम कंडक्टेंस, ठीक है। इसकी रीज़न देखिएगा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो होगा क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो जैसे ही वो कंप्लीट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो नतीजतन एंड पॉइंट पे क्या होगा, आइंस की कंसंट्रेशन जो है, नंबर ऑफ आइंस इन द सॉल्यूशन वो डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। और एंड पॉइंट पे कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ठीक है, जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ, कह लें कि केटाइन और एनाइन, ठीक है, आपस में मिलते हैं। यानी एग्जैक्ट जो है एसिड और बेस आपस में क्या होगा, एक इक्वल अमाउंट में आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या होगा, रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो एसिड जो है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इस वजह से एंड पॉइंट जो होगा इसमें कंडक्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट एंड जिंक, ठीक है, इन चारों के हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताए हुए हैं, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन में देखें कि सिल्वर और कॉपर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, जबकि कोबाल्ट और जिंक दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं लेकिन इनके साइन जो है वो ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बताना है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स विल हैव मैक्सिमम सेल ईएमएफ, ठीक है। अब जो सेल एस्टेब्लिश होता है गैल्वानिक सेल, ठीक है, वो जितना ज़्यादा एक ऐसा अगर एक तरफ हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है, तो उन दोनों के दरमियान जो है वो मैक्सिमम सेल ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ज़रा देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है यहाँ पे जिंक का है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सिल्वर का है, ठीक है। तो अगर जिंक और सिल्वर के दरमियान सेल एस्टैब्लिश हो तो सेल ईएमएफ क्या है, वो मैक्सिमम होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा कैलकुलेट भी कर लें तो सिल्वर और जिंक के दरमियान जो सेल एस्टैब्लिश हुआ तो इसकी ईएमएफ कितनी है, 1.561 वोल्ट, ठीक है। ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो एनोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया जाता है, और कैथोड जहाँ पे रिडक्शन हुई है तो उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, हम एनोड वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों को जमा कर दें तो सेल ईएमएफ आ जाएगी, ठीक है। या फिर क्या किया जाए, अगर दोनों का ही हम क्या ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो ये आपने ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द आयनिक मोबिलिटी ऑफ लिथियम इज स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ पोटाशियम आयन, इट इज़ बिकॉज। अब लिथियम की आयनिक मोबिलिटी क्या है, स्मॉल है, पोटाशियम की आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा है, तो इसकी रीज़न क्या है। ऑप्शन देखिएगा कि लिथियम आयन इज़ वेरी स्मॉल, लिथियम इज आयन इज़ हाईली हाइड्रेटेड, लिथियम आयन हैज़ ओनली वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, ठीक है। लिथियम आयन जो है ये हाईली हाइड्रेटेड होता है, ठीक है, इसकी वजह से इसकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो कम है, ठीक है। तो ज़रा देख लीजिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन कि आयनिक मोबिलिटी जो है आयन की इज़ द रेट एट विच इट मूव्स थ्रू अ सोल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आयन की मोबिलिटी है
ठीक है, आयन का जो रेट है कि जिसके थ्रू वो क्या करता है, सोल्यूशन में मूव करता है, उसे हम आयनिक मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब स्मॉलर आयन के जिनका हाई चार्ज डेंसिटी है, स्मॉलर आयंस के जिनकी चार्ज डेंसिटी क्या है, हाई है, वो हाईली हाइड्रेटेड होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको क्या करते हैं, सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, जब सराउंड कर लेंगे तो उनकी आयनिक मोबिलिटी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन शेल क्या करता है, जैसे जैसे इंक्रीज होगी हाइड्रेशन शेल यानी वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो सराउंड कर लेंगे आयन को, तो आयनिक मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी वो आयन स्लोली मूव करेगा। तो यही वजह है कि लिथियम आयन का साइज स्मॉल है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या है, ये हाईली हाइड्रेटेड है और इसकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इनकरेक्ट। अब हमने बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रेलेवेंट कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखें, द फंक्शन ऑफ अ साल्ट ब्रिज इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज टू कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, साल्ट ब्रिज का जो फंक्शन क्या है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सर्किट को कंप्लीट करता है, ये तो बात ट्रू है। सेकंड क्या है कि सेल पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ वोल्टिक सेल, तो ये भी बात ट्रू है। सी ऑप्शन क्या है, अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस रिएक्शन कैन बी बेसिस ऑफ द नेट रिएक्शन इन केमिकल सेल। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। अब जरा देखिएगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक तरफ रिडक्शन होती है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हमने लीवस एसिड और लीवस बेस में पढ़ा था, जबकि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन जो है ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद कुरैन इज इनकरेक्ट। अब कुरैन के रिलेटेड जो है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो जरा देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है, आयरन कोरोड्स मोर रीडली देन एल्यूमिनियम बिकॉज आयरन इज मोर एक्टिव देन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये पहली ही स्टेटमेंट जो है ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि आयरन जो है, ठीक है, इसकी आसानी से क्या हो जाती है, कुरैन एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। वजह क्या बता रहे हैं कि आयरन मोर एक्टिव है। एक्चुअली क्या है कि एल्यूमिनियम जो है ये मोर एक्टिव है देन आयरन, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही इसकी कुरैन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो कि इसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम फर्दर कुरैन। ठीक है, जबकि आयरन जो है तो इसकी जो है कुरैन जो है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ऑक्साइड लेयर नहीं बनती। तो ये आपने याद रखना है कि एल्यूमिनियम जो है वो मोर एक्टिव है, लेकिन कुरैन उसकी कुरैन रेजिस्टेंस की वजह क्या है कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ठीक, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द साल्ट ब्रिज यूज्ड इन वोल्टिक सेल। ठीक है, अब हमने अगेन फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कि साल्ट ब्रिज के रिलेटेड। द साल्ट ब्रिज इज, अब साल्ट ब्रिज क्या करता है, इट अलाउज फॉर द टू हाफ सेल्स टू बी केप्ट सेपरेटेड, तो ये बात ट्रू है। ठीक है, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच सेल, ये भी सही है। अलाउज मिक्सिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रोड सोल्यूशन, तो सी ऑप्शन जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो इस जो एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि साल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है, और इसका पर्पस क्या है कि दोनों हाफ सेल्स को सेपरेट रखना। ठीक है, और हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। कैसे मेंटेन करता है, बाय माइग्रेशन ऑफ आयंस। एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में आयंस की माइग्रेशन के नतीजे में दोनों सेल्स की न्यूट्रलिटी कायम रहती है। ठीक है, और साल्ट ब्रिज जो है ये दोनों इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिसिटी कैरीज। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि
इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है और नतीजतन केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी किस मकसद के लिए, टू स्प्लिट मॉलिक्यूल्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ड्राइव रिडॉक्स रिएक्शन दैट वुड नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली एंड डिपॉजिट मेटल्स फ्रॉम देयर आयंस, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के पढ़े हुए हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वानिक सेल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, द एलिमेंट दैट एक्ट एज एनोड ऑलवेज हैव डैश पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो एलिमेंट जो कि एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है उसकी हमेशा हायर पोजीशन होगी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, मैंने पहले ही अभी आपको बताया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डाउन द ग्रुप जो होता है रिडॉक्स पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो ऊपर वाली मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर है, तो वही मेटल एनोड के तौर पे एक्ट करती है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हायर पोजीशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द। अब रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर हो, ठीक है, तो ग्रेटर टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर हो तो ग्रेटर टेंडेंसी होती है टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। अब रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जो खुद रिड्यूस होना चाहता है, तो खुद रिड्यूस कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके। और इसके बरक्स अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है कि ऑक्सीडाइज होना। ऑक्सीडाइज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखें, सेकेंडरी सेल इज। अब सेकेंडरी सेल जो है दे आर रिचार्जेबल। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। सेकेंडरी सेल को हम सेकेंडरी बैटरी भी क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दैट कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स। अब एग्जांपल्स देखें तो लेड एसिड बैटरी जो है जो कि कार में यूज़ होती है, निकल कैडमियम बैटरीज जो हैं, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज जो हैं, लिथियम आयन बैटरीज जो हैं, ठीक है, जो कि पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं। तो ये सारी बैटरीज जो हैं ये सेकेंडरी सेल्स के एग्जांपल हैं और सभी जो हैं ये रिचार्जेबल हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी सेल जो है ये रिचार्जेबल कैसे होता है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के दौरान जो है जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे के उसको रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो पहले एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा था वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने के नतीजे में कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा और कैथोड जो है वो एनोड के तौर पे, तो सेल जो है वो दोबारा रिचार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, कैपेसिटी ऑफ वन लेड अकोमोलेटर सेल इज। अब लेड अकोमोलेटर जो बैटरी है, ठीक है, लेड एसिड बैटरी, इसे हम लेड अकोमोलेटर बैटरी भी कहते हैं, और इसका जो नॉमिनल वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट्स। ठीक है, बी जो है ये करेक्ट आंसर है, 2 वोल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। अब बाकी तरह देखें, अल्कलाइन बैटरी का 1.5 वोल्ट, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी भी 1.5 वोल्ट प्रोड्यूस करती है, और निकल कैडमियम बैटरी जो है ये 1.4 वोल्ट्स प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 36, इन अल्कलाइन बैटरी द एनोड इज मेड अप ऑफ। अब अल्कलाइन बैटरी में जो एनोड है ये किसका बना होता है, ये जिंक का बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि हमारे पास अल्कलाइन बैटरी में ये ड्राई बैटरी है, ठीक है, और नॉन रिचार्जेबल होती है। इसमें एनोड जिंक का होता है और कैथोड मैंगनीज ऑक्साइड का। ठीक है, और सिल्वर ऑक्साइड बैटरी की बात करें तो इसमें एनोड जिंक मेटल है और कैथोड जो है सिल्वर ऑक्साइड मिक्स्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। और निकल कैडमियम सेल की बात करें तो इसमें एनोड किसका है, कैडमियम का, जबकि कैथोड जो है वो निकल ऑक्साइड का। ठीक है, और लास्ट पे जो है हमारे पास फ्यूल सेल है, तो फ्यूल सेल में जो एनोड और कैथोड दोनों जो हैं ये पोरस कार्बन के होते हैं, इम्प्रेगनेटेड विद प्लाटिनम। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, विदाउट लॉसिंग इट्स कंसंट्रेशन जिंक क्लोराइड सोल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद।
यानी कि हम जिंक क्लोराइड जो है सोल्यूशन, ठीक है, इसको किसके कांटेक्ट में नहीं रख सकते कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो लॉस ना हो, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि जिंक क्लोराइड सोल्यूशन को हम एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में नहीं रख सकते। अगर हम इसको एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में रखेंगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक की निस्बत ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन में जिंक को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा कि एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, कैसे रिप्लेस कर रहा है। एल्यूमिनियम जो है वो जिंक को रिप्लेस कर रहा है, ये एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है जबकि जिंक क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ठीक है। तो ये आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन हीटिंग वन एंड ऑफ अ मेटल प्लेट द अदर एंड गेट्स हॉट बिकॉज ऑफ। अब जब हम मेटल प्लेट को एक एंड से हीट करते हैं, ठीक है, तो दूसरा एंड जो है वो भी हॉट हो जाता है। इसकी रीज़न बतानी हमने। ऑप्शन देखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, नहीं। मोबिलिटी ऑफ एटम्स इन द मेटल, ठीक है, मेटल लैटिस में मेटल एटम्स तो मूव नहीं ना करते, ठीक है, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। सी क्या है, इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टू द अदर एंड, ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। बेसिकली क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ हीट इन मेटल, किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, विच मूव ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे तो क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड तक जो है हीट ट्रांसफ़र होगी, और एक एंड से हम मेटल को हीट कर रहे हैं तो उसका दूसरा एंड जो है वो हॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द एनोड विल बी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं किसकी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हमने प्रोडक्ट बताना है कि एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो एनोड पे जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इसमें ज़रा देखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये भी डिसोसिएट होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आइंस। इसी तरह वाटर जो है ये भी डिसोसिएट होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आइंस, ठीक है। तो एनोड की तरफ जो है वो हाइड्रोक्साइड आइंस जाके वहाँ पे ऑक्सीडाइज होंगे और नतीजतन ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन यानी कि ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फील्ड्स लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नाउन एज। यानी वो डिवाइस जो क्या करती है, ठीक है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। और यहाँ पे हमारे पास जो है फ्यूल जो है वो किसको हम यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड मीथेन को, ठीक है, कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फील्ड्स। तो ऐसी डिवाइस को हम फ्यूल सेल कहते हैं, ठीक है। फ्यूल सेल में बेसिकली क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसेस को एज आ फ्यूल यूज़ किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। और फ्यूल सेल्स जो हैं आम तौर पे ये इसको हम रॉकेट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंप्यूटर के रेलिवेंट, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डाटा जो है जो कि कंप्यूटर्स मेमोरी में स्टोर होती है इसे हम कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए टर्म जो है कैपेसिटी को यूज़ किया जाता है, साइज़ को यूज़ नहीं किया जाता। साइज़ जो है वो उसकी मेमोरी की डायमेंशन के लिए। नेक्स्ट देखें, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ वोलेटाइल। तो वोलेटाइल जो है ये रैम को कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यानी कि इसके जो कंटेंट हैं वो लॉस हो जाते हैं जैसे ही कंप्यूटर को पावर ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम जो है वो कैशी मेमोरी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। तो प्रिंटर जो है ये क्या है, ये पेरिफेरल डिवाइस है।
नेक्स्ट देखें, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द कंप्यूटर्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, यानी मेमोरी की कौन सी टाइप है जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करती है, तो इसे हम रोम कहते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी कोड। ठीक है, बाइनरी कोड में डाटा को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी कोड कौन से होते हैं, 0 एंड 1। ठीक है, यानी कि सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में जो जितना भी डाटा है वो बाइनरी कोड्स में स्टोर होता है। तो हम प्रोसेसिंग के जिसमें हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी कोड्स में से इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, और बाइनरी कोड को हम क्या करें, ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसे डीकोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है, प्रोसेस करना, ठीक है, या ट्रांसलेटिंग, इसे हम कहते हैं कंपाइलेशन। क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन। और इसी तरह एग्जीक्यूशन है, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। डीबगिंग जो है ये एरर को रिमूव करने के लिए होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो है ये किसी भी फंक्शन की डिटेल्स बताने के लिए होता है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी एग्जाम्पल है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप। तो ये सब जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, विंडो 10 जो है, विंडो 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जरा देखें, व्हाट इज़ द टर्म फॉर 1024 बाइट्स। अब 1024 बाइट्स जो है इसको किलो बाइट कहा जाता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट है, उसके बाद बाइट। ठीक है, 8 बिट्स हों तो एक 1 बाइट बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है किलो बाइट, उसके बाद मेगा बाइट, उसके बाद गैगा बाइट और फिर टेरा बाइट। तो इस तरह ये सीक्वेंस है। तो इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रेलेवेंट जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया और साथ में कुछ एडिशनल कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें।